Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to discuss about how is Newton's second law of motion very important law, and how is Newton's second law of motion playing very important role to contain Newton's first law of motion and to contain Newton's third law of motion. So आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, second law is a real law of motion. ये हमें क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, या क्वेश्चन होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सिमिलरली थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मतलब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर ही होता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो इनसाइड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब हम देखते हैं कि ये चीजें कैसे होती है और क्यों होती है. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर करना है तो पहला तो मैंने इमेजिन किया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेन यू आर सेइंग ना, सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बट उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, F इज इक्वल टू ma. तो F इज इक्वल टू ma को भी आप ना एज अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन ट्रीट कर सकते हो, बट दैट्स नॉट अ ट्रू लॉ ऑफ मोशन. तो वो डिराइव करके ना टाइम वेस्ट करने के बाद हम देख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ma मिलता है. So what do we get according to this? हमको ये समझ में आता है कि जो फोर्स होता है अगर वो बॉडी m पे एक्ट होगा तो बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. मींस वेलोसिटी विल चेंज, दैट विल चेंज द मोमेंटम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल टर्न इनटू फोर्स. ये पहला पॉइंट है. जो दूसरा पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि दे वांट टू से कि ना व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग देन ओनली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल. तो हमने ऐसा इमेजिन कर लिया. सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस का मतलब क्या है, F का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. देयरफॉर ये जो फॉर्मूला होगा 0 इज इक्वल टू होगा m into a. क्लियर. व्हाट हैपेंस टू m? m इज नॉट इक्वल टू 0. मींस m विल हैव सम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kg ग्राम मिलीग्राम जो भी होगा, बट m इज हैविंग मास. सो इन दैट वे इफ यू गो तो a इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय सम नंबर विल बी व्हाट, 0. सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज व्हाट, 0. सो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो बॉडी विल नॉट एक्सेलरेट. अब ये एक्सेलरेशन को मैं ना अलग अलग फ्रेम में देखता हूं. अलग फ्रेम मतलब आई कैन सी इट इन टू फ्रेम ओनली. तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे समझ में आता है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. अब ये पार्ट नहीं भी लिखोगे, आप थ्योरेटिकल एक्सप्लेन भी कर दोगे तो भी चलेगा. इसके बाद ना आपको आंसर में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी एक्सेप्ट हो जाता है. बट जस्ट आई वांट टू शो यू मैथमेटिकली कि क्या चीजें मैं बताना चाहता हूं. तो यहां पे a की वैल्यू क्या होगा, v माइनस u अपॉन t इक्वल टू 0. t विल गो दैट साइड, विल मल्टीप्लाई बाय 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू 0. एंड फाइनली वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू u. करेक्ट. सो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो v एंड u का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा. अब इसको हम एनालाइज करते हैं दो फ्रेम में. पहले फ्रेम में क्या हो गया कि इफ u इज 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आई वांट टू सी कि ना फाइनल वेलोसिटी क्या होगा. करेक्ट. इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2. मान लो अगर u की वैल्यू 0 है तो v इज इक्वल टू 0 होगी ना. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर u की वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू भी क्या होगा, 0 ही होगा. इट इंडिकेट्स बॉडी इज नॉट मूविंग. मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो 0. इट इंडिकेट्स बॉडी इज नॉट मूविंग, व्हिच मींस बॉडी इज एट रेस्ट. अब क्वेश्चन ये कि ये कब तक रेस्ट पे रहेगा. तो अब ये ना u का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू 0 है, ये कब तक ऐसा रहेगा, जब तक ना एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी. और एक्सेलरेशन वैल्यू कब तक 0 रहेगी, जब तक फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा. अब फोर्स का वैल्यू 0 कब तक रहेगा, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, फोर्स विल बी 0 बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0. एज ए रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट ना स्टेशनरी है वो स्टेशनरी ही रह जाएगा. अंडरस्टूड. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट है ना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट वन. अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि मान लो सेकंड पॉइंट के हिसाब से मैंने लिया. सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इफ जो u का वैल्यू अगर u है ना, मतलब u इज बेसिकली इट्स अ नोटेशन एंड ये उसका वैल्यू है. ठीक है. या चलो ठीक है, मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूं. इफ u इज इक्वल टू x, ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या होगा, तो जो v का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, x होगा.
h में दैट u का वैल्यू एंड v का वैल्यू क्या है, x ही रहेगा. मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो x एंड फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो x. ठीक है. सो इसका मतलब है मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. मतलब इसका देख रहे हो ना, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा. पहले भी वेलोसिटी x था, कुछ देर के बाद भी वेलोसिटी x ही है. क्यों? क्योंकि v एंड u की वैल्यू हैज टू बी सेम. और ये कब तक सेम रहेंगे, जब तक एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन कब तक जीरो रहेगा, जब तक फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा. तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम. एज अ रिजल्ट बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन. और ये स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल होता. कब तक ये एप्लीकेबल होगा, जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया उस सिस्टम के ऊपर. तो अब देखो, आपको समझ में आएगा कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिया एंड देन वी रीच टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो एक पॉइंट ये हो गया. अभी जो दूसरा है कि थर्ड लॉ के लिए भी हम देखते हैं. तो थर्ड लॉ के लिए थोड़ा सा स्टोरी डिफरेंट है. थर्ड लॉ के लिए जो एग्जांपल हमने इसके पहले लिया था कि एक्शन और रिएक्शन के इंट्रोडक्शन में, वही एग्जांपल मैं ले लेता हूं. तो विल कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो आप ऐसे इमेजिन करते हो, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया. आइसोलेटेड सिस्टम इन द सेंस कि उस सिस्टम का ना एक्सटर्नल एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है. उस सिस्टम में सिर्फ यही दो रहेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये दोनों ऑब्जेक्ट ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. क्लियर. और क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर. इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा. ठीक है. सो हमें ना उस पर फोकस करना, व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. सो ये कुछ इस तरह से. क्लियर. सो आपका अजम्पशन ये है, ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी. And you imagine object A is going on right hand side, object B is also going right hand side. ये हमारा assumption है कि जो velocity object A का है UA है, object B का जो velocity है UB है. UA has to be greater. एक टाइम ऐसा आएगा जब object A B से collide होगा. ठीक है. ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए ना बेटर ऑप्शन है, इसलिए मैं ये कंडीशन ले रहा हूं. सो अब क्या होता है कि जैसे ना ये A B को collide होगा तो there is a force. सो ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो there is a force acting on object B because of object A. And what do we call this force? ये हो गया आपका action force. So there's an action force FBA on object B because of object A. And object A and B are the part of isolated system. ये जो पूरा part है ना, it's a part of isolated system. तो consider isolated system of how many bodies? Two bodies A and B moving in the same direction. Suppose that at a particular instant of time, body A will collide with the body B. तो उस टाइम पे बॉडी बी पे बॉडी ए फोर्स एक्सर्ट करेगा, विच इज कॉल्ड एज द एक्शन फोर्स. तो क्या होता है कि ना जो वेलोसिटी होगा ना बॉडी बी का चेंज होगा. वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विल चेंज. सो देयर इज अ मोमेंटम, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. अंडरस्टूड. अगर बॉडी बी पे फोर्स एक्ट होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा. सिमिलरली दे आर सेइंग कि जैसे एक्शन फोर्स एक्ट होगा, यहां पे रिएक्शन फोर्स भी एक्ट होगा. रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को आगे एफ ए बी वेक्टर. करेक्ट. ये कौन सा फोर्स हो गया, इट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स. अभी कहना क्या चाहते हैं उस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है ना, सो फॉर एक्शन फोर्स एफ बी ए किसके ऊपर, ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए. तो क्या हमको देखने को मिलता है, तो ये जो हो गया फोर्स एफ बी ए वेक्टर है, ये क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा. किसका मोमेंटम चेंज करेगा, बॉडी बी का. है ना. कैसे बता कि जब ये एक्शन फोर्स है ना, बी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. करेक्ट. बी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, बी का मोमेंटम इंक्रीज होगा. और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप रिलेट कर देते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा. तो क्या बोल रहे हैं, डी पी वी वेक्टर अपॉन क्या होगा, ये डी टी. तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये कौन सा लॉ है, ये सेकेंड लॉ है. करेक्ट. तो सेकेंड लॉ हमने क्या किया, बी ऑब्जेक्ट के लिए ले लिया. अब क्या हो गया, फॉर रिएक्शन फोर्स, फोर्स एफ ए बी वेक्टर किसके ऊपर, ऑन ऑब्जेक्ट ए. और कौन एक्सर्ट कर रहा है, बाय, यहां पे मैंने लिया बी. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए. यहां पे होगा रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट बी. There's a force acting on object A because of object B is equal to. तो अगर ना मान लो कि ना रिएक्शन फोर्स B की वजह से A पे एक्ट होगा
तो वेलोसिटी ऑफ ए विल चेंज. वो पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव चेंज है दैट वी डोंट नो, बट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. सो व्हेन इट विल गेट एसोसिएटेड विद टाइम, तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा dp a वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी तो बॉडी a का ही चेंज होगा. करेक्ट. अपॉन क्या होगा, ये dt हो गया. एंड यू कैन टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3. 3 मतलब 1 तो हमने लिया ही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो. ठीक है. अब क्या करो, आप इनको ऐड कर दो. तो ऐड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 1 एंड 2. व्हाट डू वी गेट, ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट B बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट A, ये वाला फोर्स, प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट A बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट B. ठीक है. एंड व्हाट इज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B, और ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A. करेक्ट. अब इस पॉइंट में थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं. तो आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट B बिकॉज ऑफ A, दैट इज एक्शन फोर्स. फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट A बिकॉज ऑफ B, दैट इज अ रिएक्शन फोर्स, इज इक्वल टू, अब d बाई dt को आप कॉमन ले लो डिफरेंशिएशन टर्म में. तो एक्चुअल में क्या होगा ना, PB वेक्टर प्लस PA वेक्टर, तो दैट इज PA वेक्टर प्लस PB भी लिख सकते हो आप. तो ये था PA वेक्टर प्लस PB लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर. इसको आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. सो सिंस rate of change, force is what, rate of change of momentum, है ना. Since force is equal to rate of change of momentum. clear. क्या होता है, जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देखो अभी ये क्या बोले ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इट्स आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम ना, आपस में कुछ भी इंटरेक्शन हो सकता है उनका, बट ना आउटसाइड से कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा. तो ये है ना टोटल, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ना पूरे सिस्टम पे, जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा उसकी वैल्यू नहीं होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. जब ये सिस्टम आइसोलेटेड, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो, आप ये क्लासरूम को इमेजिन कर लो, तो क्लासरूम के अंदर आपस में आप कितना भी कोलिजन हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा. एक्सटर्नल फोर्स था, जब इस क्लासरूम के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स. तो वी आर द पार्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपस में पार्टिकल्स इंटरैक्ट हो सकते हैं, बॉडीज इंटरैक्ट हो सकते हैं, बट बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा. तो बाहर से जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये पूरा ये टोटल बॉडी का सिस्टम है, पूरे सिस्टम का ही होगा. तो ये क्या बोल रहे हैं, फोर्स जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फोर्स होगा, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो किसका मोमेंटम ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम का लेंगे ना. फॉर आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स का वैल्यू 0 हो गया. तो जब फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा ऐसे लेना तो ये ले लो, फोर्स ऑन सिस्टम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ऐसे ले लिया हमने, बेटर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम. तो फोर्स की वैल्यू 0 के लिए, तो देयरफॉर यू कैन से देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम. ये थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट. ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स वो 0 हो गया. तो फोर्स ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. यहाँ पे फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम. जब फोर्स ही 0 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, 0 हो गया. तो अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम. इज दैट क्लियर. ये है द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द सिस्टम. जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो अभी स्पेस में तो मैं यहां पे लिख देता हूं. ठीक है. ये पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग में था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ, तो वो क्या हो गया कि अब इसके हिसाब से ना, व्हिच इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 को क्या होगा. सो अभी आपको मिला यहां पे एफ बी ए वेक्टर प्लस क्या मिला आपको, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो गया. तो अब क्या करना है, अब इनको आप अरेंज करो, है ना. तो एक्शन हो गया, एफ बी ए वेक्टर क्या होगा, ये एक्शन फोर्स हो गया, है ना, इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, बट रिएक्शन फोर्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन. तो होगा एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एज यू कैन सी सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके हमने क्या किया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या कर लिया, डिराइव कर लिया. तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कंटेन इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब आप देख सकते हो कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ना हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं. इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विल बी द रियल लॉ. इज दैट क्लियर. अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक पे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिफ्ट मैकेनिज्म, और यू कैन से अपरेंट वेट इन लिफ्ट. मतलब जो
एक्चुअल वेट है ना लिफ्ट के अंदर वही वेट होता है या चेंज होता है, हमें वो चीजें डिस्कस करनी है अलग अलग सिनारियों में। देखो ए ना, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं। वो एग्जांपल मतलब इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा लिंक तो नहीं है, बट ना फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो। बहुत ही स्टूपिड सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल ना, टू पीपल हैड अ फाइट इन स्कूल, ठीक है, और बहुत जैसे कि ना एक्सट्रीम लेवल पे फाइट हो गया, ठीक है। सो दे स्टार्टेड बेसिकली गिविंग चैलेंज टू ईच अदर कि ठीक है तू कल देखना मैं तेरे को क्या कर दूंगा, तुझे कल पता चलेगा, ऐसा वैसा XYZ व्हाटएवर थिंग दे वांटेड टू से दे सेड, ठीक है। वो आपको अच्छी तरह से पता होगा, एट योर लेवल यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी धमकी कोई कितना क्या दे सकता है। अब क्या होता है कि सपोज दैट ना दे आर टू पीपल A एंड B पर्सन। अब सपोज करो ना क्या होता है कि ना A पर्सन ने कोई भी एफर्ट डाला नहीं है, मींस ही डिडंट कंप्लेन टू एनीबडी एंड ऑल, ना मॉम को बताया ना डैड को बताया, ठीक है। क्या होता है सडनली ना प्रिंसिपल ने ना B पर्सन को बुलाया अपने ऑफिस में एंड स्कोल्डेड हिम, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जो आउटसाइडर्स है उनका परसेप्शन कैसा है, या हो सकता है B को भी ऐसा लगे कि आज उसको डांट पड़ी है ना, और हो सकता है प्रिंसिपल ने इस बंदे को डांटा हो कल वाले इंसिडेंट के लिए। तो बी को क्या लगेगा, हो सकता है कि ना ए ने अपने पेरेंट्स को बात की हो, उसके पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात करी हो, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल हैज कॉल्ड बी पर्सन और उसको स्कोल्डिंग मिली है ना। बट प्रैक्टिकली क्या है उन चीजों पे हमें फोकस नहीं करना। तो हमारा अजम्पशन ऐसा होता है कि ए ने जो चैलेंज दिया था उसको फुलफिल किया, ए ने कोई बात जो थी, जो भी इंसिडेंट हुआ था वो अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर किया, या उसने अपने अप्रोच को या अपने पावर को यूज किया, और बी को क्या करा, जो भी डांट वगैरह खिलानी तो खिलाया, ठीक है। अब यहां पे क्या हमें समझना है कि ना लोगों का अजम्पशन ऐसा है कि ये चीजें ना ए की वजह से हुई है, समझ आ रहा है। तो थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए, जो भी बी को स्कोल्डिंग वगैरह मिला वो ए की वजह से हुआ है। बट हो सकता है ना प्रिंसिपल ना ए को कंसिडर भी नहीं कर रहे, वो कोई और भी रीजन हो सकता है प्रिंसिपल को ना इस बात के बारे में पता चला कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन ए एंड बी, और फिर ना उस दिन बी को उन्होंने कोई मिस्टेक करते हुए देखी हो, तो उन्होंने बी को बुला करके ही गिव दैट स्कोल्डिंग एंड ऑल। लेकिन लोगों के परसेप्शन के हिसाब से क्या हो गया कि ए का जो है ना पलड़ा ज्यादा भारी हो गया इन कंपेयर टू बी, इसके लिए प्रिंसिपल ने बी को क्या किया, डांटा। ये समझने के लिए ऐसा। तो सेम थिंग हैपेंस कि जब भी ना किसी सिस्टम पे दो फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं, तो हो सकता है ना उन दो फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से चीजें होती हो। लाइक अगर आप अजम्पशन के लिए लेना है, जैसे अभी ये सिस्टम ले लिया आपने, ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरा अजम्पशन ये कि नहीं ये दोनों सिस्टम पे फोर्स एक्ट हो रहा है, इस सिस्टम पे ये दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अब ना मुझे पता है कि सिर्फ F1 इंडिपेंडेंटली एक्ट होगा तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, F2 इंडिपेंडेंटली एक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट अज्यूम करो कि थर्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, थर्ड फोर्स को एक्ट हो रहा है, हमको आइडिया नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन F1 क्या करेगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। तो हमको ऐसा फील होता है कि जो F1 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन F2, और जो F1 की वजह से पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, उस साइड में मूव कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। हो सकता है कोई और भी रीजन हो, है ना, और भी कोई रीजन हो सकता है, बट हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम ऐसे समझ के चलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही चीज होता है कि जब हम ना कोई एक सिस्टम लेते हैं, उस पर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो अगर ना सिस्टम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो हम उन दोनों फोर्सेस में से जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव कर रहा है, हम इमेजिन करते हैं कि वो फोर्स ग्रेटर हो गया, दैट्स व्हाई सिस्टम इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो जैसा अभी ना पूरा सिस्टम इस साइड मूव करने लगा, मे बी कोई थर्ड फोर्स होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बट हम यही मान के चलेंगे कि F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब पूरा सिस्टम इस साइड जा रहा है, मतलब F1 फोर्स का इफेक्ट क्या है, मोर है इन कंपेयर टू F2, और सिस्टम में F1 फोर्स के ग्रेटर होने की वजह से ही राइट साइड में जा रहा है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो अब ये ना हमारे टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, देखो अभी वो एग्जांपल किस हद तक आपको हेल्प करता है दैट आई डोंट नो, बट है आप उसको अगर इमेजिन करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसा भी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज व्हाट, वेट, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट किसी भी सिस्टम में हो तो mg विल बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब जैसा मैंने बताया अभी ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। आपने देखा होगा ना व्हेन वी वर डूइंग दिस एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट टाइम आई इंट्रोड्यूस अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। समझने के साथ मैं यहां लिख देता हूं, ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी रह सकता है, अदरवाइज वेट की वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लोर को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। पर नॉर्मल रिएक्शन अगर ना इक्वल अमाउंट में होगा तो यू कैन बी स्टेशनरी।
अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी खड़ा हो सकता हूं तो थैंक्स टू नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वेट तो चाहता है कि मैं डाउन जाऊं, है ना, वेट चाहता है कि मैं ना सेंटर ऑफ अर्थ तक चला जाऊं, बट क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ऐसा हो पा रहा है कि मैं यहां पे स्टेशनरी हूं, या आप अपने जगह पे बैठे हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग द वेट। तो ये हर केस में वही क्राइटेरिया होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे भी होगा, विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस केस आल्सो विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। बट हमें क्या समझना है कि अब क्या होता है ना, यहां पे इन्होंने कंडीशन लिया व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। अगर मान लो लिफ्ट स्टेशनरी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो भी क्या है, 0 है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, तो आप समझ सकते हो कि व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो यू कैन से जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो ये जो n है ना, इस n को हम बोलेंगे एपेरेंट वेट। तो मान लो अगर कोई बंदा लिफ्ट के अंदर खड़ा है, ठीक है, वेइंग मशीन लेके, तो जब वो वेइंग मशीन से खुद का वेट अगर मेजर करेगा तो वो जो उसका एक्चुअल वेट होगा उसके इक्वल ही उसको मिलेगा। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो ये एक्चुअल वेट और एपेरेंट वेट क्या होगा, सेम होगा अगर लिफ्ट स्टेशनरी है इन दैट केस। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। आपका अजम्पशन है कि ना ये जो लिफ्ट है ना, सपोज करो कि ये लिफ्ट ऊपर जाने लगी, है ना, वी विल अज्यूम दैट इफ द लिफ्ट विल स्टार्ट गोइंग अप, लिफ्ट अगर ऊपर जाने लगेगा तो क्या होगा। तो हमारा ऐसा, जैसा मैंने बताया ना कि ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एन एंड एमजी। हो सकता है प्रैक्टिकली उनकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, कोई थर्ड फोर्स है उसको मोशन दे दिया, बट हमारा अजम्पशन ये होगा कि एन एंड एमजी में से शायद एन ग्रेटर होगा, दैट्स व्हाई सिस्टम इज गोइंग अप, वी विल इमेजिन इन दैट वे। तो अब ये क्या होगा, व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a, तो हमने इमेजिन कर लिया कि n इज ग्रेटर देन mg, दैट्स व्हाई लिफ्ट इज गोइंग अप। तो अब उस कांसेप्ट के हिसाब से n माइनस mg। अब क्या होगा, दो फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपको लेना मास ऑफ बॉडी लेना है एंड द एक्सेलरेशन विद व्हिच बॉडी इज मूविंग। तो यहां पे क्या, बॉडी का एक्सेलरेशन a है, गॉट इट। तो ये है उसका रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन एंड mg, है ना, दो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन, बट सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं n इज ग्रेटर देन mg एंड देन वी आर गेटिंग दिस कंडीशन। बट हमें क्या निकालना है, एपेरेंट वेट निकालना, तो हमने n को ये लेने दिया, mg को आई विल टेक दैट साइड, तो ये क्या होगा, mg प्लस ma हो गया। तो ये नॉर्मल जो रिएक्शन है, तो m को आपने कॉमन लेने का होगा g प्लस a, तो ये क्या होगा, ये है एपेरेंट वेट, ये होगा एपेरेंट वेट। अब मैं एक पॉइंट ना, एपेरेंट वेट यहां पे क्या होगा, देखो कि जो नॉर्मल वेट था ना वो mg था, mg में क्या होगा, m में ऐड हो गया, तो यहाँ पे एपेरेंट वेट क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ना थोड़ा और भी बेटर वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट एक बार मैं इस पॉइंट को फिनिश कर लेता हूं। व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउन विद एक्सेलरेशन a, मान लो यहाँ पे लिफ्ट में ये एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे भी लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, ये एक्सेलरेशन a से लिफ्ट इज गोइंग डाउन। तो अभी अगेन सेम टू फोर्सेस आर एक्टिंग, mg एंड n, बट अभी लिफ्ट गोइंग डाउन, तो हमारा अजम्पशन है कि mg इज ग्रेटर देन n, करेक्ट ना, क्योंकि पहले लिफ्ट ऊपर जा तो हमारा अजम्पशन क्या हो सकता है, n की वजह से ऊपर जा रहा होगा। अब यहाँ पे इट्स गोइंग डाउन, तो हमारा अजम्पशन कि mg की वजह से नीचे जा रहा होगा। तो हम उस बेसिस पे अगर ले रहे हैं, तो ये क्या हमने ले लिया है, mg इज व्हाट, स्मॉल mg इज व्हाट, ग्रेटर देन व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमने ले लिया, तो क्या होगा, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma। आपको क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेना, तो n को आप उधर ले लो, ma को आप इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा, mg माइनस क्या होगा, ये ma हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन को हमने वैसे लेने दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू mg माइनस ma है ना, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, mg माइनस ma, mg क्या होगा, एक्चुअल वेट हो गया, तो ये क्या होगा, m को कॉमन ले लिया होगा, g माइनस a, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया एपेरेंट वेट, क्लियर। तो ये जब अगर लिफ्ट ना डाउन जा रही होगी तो उस टाइम पे एपेरेंट वेट की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पे एपेरेंट वेट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, एज यू कैन सी, ठीक है। सो होता ये है कि ना, आपने रोलर कोस्टर आपको पता ही होगा, ठीक है। तो रोलर कोस्टर में क्या होता है कि ना, व्हेन यू आर गोइंग अप, रोलर कोस्टर एक सर्टेन हाइट तक आपको लेके जाता है, फिर वहां से सडनली यू आर गोइंग डाउन, ठीक है। तो होता है ना बटरफ्लाई इन योर स्टमक, है ना, या आपको ना अंदर से ना एकदम ऐसा फील होता है ना सडनली, या कभी कभी आपने रियलाइज किया होगा, सो व्हाट विल यू रियलाइज, कि ऐसा होता है कि जब रोलर कोस्टर में आपने जब ट्रेवल कर रहे होते हो, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि रोलर कोस्टर का जो हैंडल है ना वो खुल गया है, यू रियलाइज इन दैट वे कि रोलर कोस्टर का हैंडल खुल गया है। मतलब ऐसे कैसे हो जाता है, तो जब आप रोलर कोस्टर पे बैठते हो और रोलर कोस्टर इज नॉट इन मोशन, रोलर कोस्टर मोशन में नहीं है, तब उस वक्त आपका जो एक्चुअल वेट है और जो एपेरेंट वेट है वो क्या होगा, सेम होगा।
अब क्या होता है कि आप रोलर कोस्टर के थ्रू ऊपर जा रहे हो ना, यू आर गोइंग अप, रोलर कोस्टर में बैठ के आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। या अभी नॉर्मली आप इमेजिन करो कि नॉर्मली आप ऐसा ऊपर जाके सर्टेन हाइट तक जा रहे हो, तब जब आप ऊपर जा रहे हो तो क्या होता है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट ना बढ़ जाता है, इन कंपेयर टू द नॉर्मल वेट इट विल इंक्रीज। तो जैसे आपका वेट बढ़ जाता है ना, तो आपका वेट बढ़ेगा तो यू विल बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सीट, जिस सीट पर आप बैठे उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में, आपको उतना टेंशन नहीं होता, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट गोइंग डाउन, तो ये लिफ्ट मैकेनिज्म, लिफ्ट मूव्स डाउन विद द एक्सेलरेशन। जैसे लिफ्ट नीचे जाती है या रोलर कोस्टर नीचे जाता है, तो एपेरेंट वेट है ना, जो पहले वेट था उसमें से ma, मतलब कितना एक्सेलरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो डिक्रीज होगा उतने क्वांटिटी से। मतलब मास को उतने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चलेगा कितना वेट डिक्रीज होगा। तो अब कितना वेट का डिक्रीमेंट है, मतलब m मास के ऊपर अगर ऐड हो रहा है तो m मास का वेट है, तो m मास को क्या करना है, उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, उतना डिक्रीज करोगे तो क्या एपेरेंट वेट डिक्रीज होगा। एपेरेंट वेट डिक्रीज होने से क्या होता है कि जब आप ना कांटेक्ट में हो, देखो पहले तो क्या होता है कि आप नॉर्मली जाके सीट पे बैठ जाते हो, सीट के कांटेक्ट में आप इसलिए हो क्योंकि आपके बॉडी का वेट है, क्लियर। अब क्या होता है, आप उसके बाद जब रोलर कोस्टर ऊपर जाने लगता है तो यू आर इन डीप कांटेक्ट विद द सीट, आप सीट के ना और क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हो, मतलब आपको ना गिरने का चांस या बाहर निकलने का कोई चांस दिखता नहीं है, ठीक है। आप एकदम कंप्लीटली टाइट सिचुएशन में उसमें बैठे हुए हो, है ना, तो आपको इतना टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा है, वेट उसका इंक्रीज हो रहा है। जब रोलर कोस्टर नीचे जा रहा होता है उस वक्त क्या होता है, दैट टाइम आपके बॉडी का वेट डिक्रीज हो जाता है, तो वेट डिक्रीज होने के बाद क्या होगा ना, बॉडी विल स्टार्ट लिविंग द कॉन्टेक्ट विद द सीट्स। तो जो क्लोज कॉन्टेक्ट ना व्हाइल गोइंग अप के लिए था, अब वो कम होकर नॉर्मल पे आएगा स्टेशनरी वाले, लेकिन जब वो नीचे जाने लगेगा तो उससे भी कम हो गया। तो जब वो कम होता है तो आपका बॉडी ना कांटेक्ट छोड़ देता है, ऑलमोस्ट सीट से उतना क्लोज कांटेक्ट नहीं होता जितना क्लोज कांटेक्ट पहले होता था, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में जितना क्लोज कांटेक्ट है। तो आपका बॉडी थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो जब आपकी बॉडी ऊपर आती है ना, तो ये हर किसी को पता है, जो रोलर कोस्टर जिसने भी डिजाइन किया होगा, दैट पर्सन इज अवेयर कि व्हेन लिफ्ट विल गो डाउन या रोलर कोस्टर विल गो डाउन, दैट टाइम वेट विल डिक्रीज। जब बॉडी का वेट डिक्रीज होगा तो बॉडी विल लिफ्ट अप। बॉडी जब ऊपर उठेगा तो इट शुड नॉट हैपन ना कि जो हैंडल है ना, जिसके थ्रू आपने खुद को सपोर्ट किया हुआ है, वो अगर रिजिड होगा तो हो सकता है ना इट विल कट योर मसल्स, या हो सकता है ना प्रेशर इतना ज्यादा हो आपके बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाए, दैट शुड नॉट हैपन। तो वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना, जो हैंडल होता है ना, तो हैंडल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हैंडल अपने पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट होकर ऊपर आ जाता है। तो जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको फील होता है, वो जो शिफ्ट है ना वो आप फील कर सकते हो, मतलब हैंडल पहले यहां पे था, आप हैंडल खोल के ऊपर आ गया, तो आपको ऐसा फील होता है कि हैंडल इज नो ओपन, और आपको लगता है दिस इज माई लास्ट जर्नी, जब मैं रोलर कोस्टर में कुछ कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि इट इज मेड इन सच अ वे कि जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, आपका वेट कम होता है, तो आपका बॉडी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है, तो वो जो है ना हैंडल, वो थोड़ा सा लूजली इन द सेंस ना, वो टर्म में लूज मत ले लो, मतलब कि वहां पे क्या उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसके अंदर, तो वो थोड़ा ऊपर उठता है। जब वो ऊपर उठता है क्योंकि ना यू आर एक्सपेक्टिंग द टाइटनेस इन दैट हैंडल, बट जैसे आप नीचे जा रहे हो आपका वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, योर बॉडी इज गोइंग अप, तो वो क्या हैंडल पे थोड़ा सा प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करेगा तो हैंडल भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट किया उसकी वजह से। और फिर आपको ऐसा फील होता है कि सडनली हैंडल ऊपर आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि हैंडल खुल गया है, आपको ऐसा फील होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक और पॉइंट होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों ने ना फूड वगैरह खाया हुआ है, तो रोलर कोस्टर से जैसे बाहर निकलते हैं ना, दे प्यूक वेरी बैडली। क्या है कि जब बॉडी का वेट कम होगा ना, तो बॉडी इज ट्राइंग टू कम अप, तो सेम चीज होता है ना, स्टमक के अंदर जो चीजें वो भी क्या करेंगे, उनका भी तो वही सिनारियो होगा, दे विल ऑल्सो ट्राई टू कम अप। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत हैवी फूड के बाद आप अगर रोलर कोस्टर में जा रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर कमिंग डाउन यू मे प्यूक वेरी बैडली, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि रोलर कोस्टर में जाने से पहले आपको बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी लिफ्ट स्टेशनरी है तो जो आपका एक्चुअल वेट है, apparent weight will be equal to that one, but if lift is going up तो apparent weight आपका जो होगा एक्चुअल बॉडी वेट से क्या होगा, बढ़ जाएगा। when lift is going down तो आपका बॉडी वेट जो होगा, जो apparent weight है ना, एक्चुअल बॉडी वेट से क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, when lift moves up or down with uniform velocity, ये पॉइंट के लिए ना थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर ना बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ना u और v का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जो a का वैल्यू क्या है ना, v माइनस यू अपॉन टी, तो ये क्या होगा, u माइनस यू अपॉन टी। जब ये सेम हो गया तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो गया, करेक्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो, मतलब बॉडी में एक्सेलरेट नहीं होगा। तो आप इमेजिन कर लो जैसा कि हमने लर्न किया था, है ना, फॉर अप के लिए मैं ले रहा हूं, फॉर अप के लिए हमने क्या देखा था कि जो एपेरेंट वेट होता है वो क्या होता है,
मास ऑफ बॉडी देन जी प्लस ए होता है। तो मैंने क्या देखा कि m की वैल्यू m है, g की वैल्यू g है, a की वैल्यू क्या है 0 है। तो फाइनली ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट mg, है ना। तो जब ये अप जा रहा है ना, व्हेन द बॉडी इज गोइंग अप, व्हेन द बॉडी इज गोइंग अप, इन दैट केस जो बॉडी का वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड। मतलब स्टेशनरी, देखो अभी ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, स्टेशनरी को। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप एंड व्हेन द बॉडी स्टेशनरी, उनका इक्वेशन सेम होगा। अब अगर मान लो बॉडी इज मूविंग डाउन, बॉडी इज मूविंग डाउन में क्या क्राइटेरिया, अगेन m इज इक्वल टू क्या होगा, ये m हो गया, दिस व्हाट g माइनस a हो गया, करेक्ट। तो ये जो m की वैल्यू है m होगी, g का वैल्यू g है, माइनस क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया mg हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यू कैन सी कि जब बॉडी ना स्टेशनरी है, बॉडी मूविंग अप और मूविंग डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन क्या होगा ये mg। तो यहां पे क्या है उसका सिनेरियो, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। जब बॉडी का वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो m की वैल्यू mg होगी, ये 3 कंडीशंस के लिए, मूविंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। लिफ्ट फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल हो रहा है तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, g के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर, a इज इक्वल टू g। अब हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया कि फ्री फॉल में क्या होगा ना, इट्स गोइंग डाउन, इट्स मूविंग डाउन। मूविंग डाउन का क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू क्या है, m है, ब्रैकेट में क्या है, g माइनस a है। बट एज आई सेड a की वैल्यू क्या होगी, g के इक्वल हो गई, तो क्या होगा m हो गया, दिस वाज g माइनस g। तो g माइनस g की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। एक्स में दैट जो एपेरेंट वेट होगा उस केस में क्या होगा, बॉडी का 0 होगा। तो बॉडी उस टाइम पे वेट लेस होगा। सो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, व्हेन विल बी द बॉडी वेटलेस, सो आपको मेंशन करना ड्यूरिंग फ्री फॉल बॉडी विल बी हैविंग अ, बॉडी विल बी वेटलेस। सो कोई भी वेट नहीं होगा उस वक्त में, ठीक है। अब मैं ना इसी पर्टिकुलर पैटर्न में मैं एक और चीज एनरोल कर देना चाहता हूं, है ना, क्योंकि क्या होगा कि बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर वापस से डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे कर ले तो बेहतर होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं रब कर देता हूं। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको आप हटा दो, नॉर्मल रिएक्शन की स्टोरी अभी पूरी चेंज, है ना। अब नॉर्मल रिएक्शन आपको नहीं लेना है। अब देखो ना, कोई अगर रोप है, कोई केबल है, कोई वायर है, और उसको ना आप अगर ना फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर नया फोर्स जनरेट होता है, विच इज कॉल्ड द टेंशन। ये जो टेंशन है ना, किसी ना स्ट्रिंग के अंदर, थ्रेड के अंदर या रोप के अंदर मिलेगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से, ठीक है। जैसे कि अभी आप मान लो कि ये स्ट्रिंग है, उसको क्या किया हमने, एक ब्लॉक से अटैच कर दिया है, तो ये ब्लॉक का मास हो गया mg, करेक्ट ना। मास उसका m है तो उसका वेट क्या होगा, mg हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा, करेक्ट ना। इसके अंदर टेंशन जनरेट होगा, मतलब एरोस आप दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो भी कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे टेंशन जनरेट हो जाएगा। अब मैं ना एरोस के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूं, तो मान लो क्या ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट को हमने क्या किया, केबल से अटैच कर दिया है ना, इट इज अटैच टू अ केबल, यहाँ पे केबल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके वेट की वजह से इसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगा टी, है ना। अगर राइट नाउ के लिए ना आप दोनों साइड में एरोस ड्रॉ कर दो, दैट विल बी बेटर, लाइक दिस। लिफ्ट ऐसे जा रहा है, एक मिनट ये उल्टा लिया मैंने, है ना। लिफ्ट अगर डाउन जा रहा है तो ये क्या होगा, जो रोप होगा ना उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फिर ये ऐसे, क्लियर। सो यहाँ पे भी वही कंडीशन है ना। सो ये टेंशन टी हो गया, एंड सेम स्टोरी यहाँ पे भी, करेक्ट, ये टेंशन टी हो गया। अब क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो ना ये लिफ्ट स्टेशन है, तो हमारा क्या असम्पशन है कि लिफ्ट के अंदर जो हमने मास रखा उसकी वैल्यू स्मॉल m है, और पूरे लिफ्ट का मास क्या है, m डैश है। तो आप यहाँ पे ले लो कैपिटल M, मैं क्या ले लो, कैपिटल M। कैपिटल M इज द मास ऑफ लिफ्ट, तो दिस इज व्हाट, मास ऑफ लिफ्ट प्लस द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इनसाइड। तो ये हो गया टोटल मास ऑफ लिफ्ट, ठीक है। अब आपने ये कंडीशन में ले लिया है, स्टेशनरी ले लिया, मतलब v का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू 0 और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या है, 0 है, क्लियर। सो अब उस केस के हिसाब से लेकर अब जो होगा ना, अब देखो इस सिस्टम पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक तो mg एक्ट होगा, दूसरा क्या एक्ट हो रहा है, टेंशन एक्ट होगा। तो टेंशन जो है अप वाले में है, mg डाउन वाले में। अच्छा, इन एरोस के ऊपर मत फोकस करो, मतलब एरोस के हिसाब से ये जो पहला एरोस है ना, जो लिफ्ट के जस्ट ऊपर वाला, तो आप ऐसे अप वाले में कंसीडर करो। तो टेंशन की वजह से लिफ्ट ऊपर जाएगा और mg में से लिफ्ट नीचे जाएगा, वैसा ले लो। तो अब इसमें ना ये वाले एरोस को आप हटा दो, है ना। तो शायद थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा बेटर होगा। वो दोनों एरोस कब लेंगे, जब अपना कनेक्टेड बॉडीज लेंगे तब डिस्कस कर लेते हैं। आप ऐसे ले लो, बेहतर होगा। हाँ,
तो टेंशन विल ट्राई टू टेक इट अप एंड वेट विल ट्राई टू टेक इट डाउन, ऐसा हमें लगता है। बट अगर सिस्टम स्टेशनरी है तो पहले केस में व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब लिफ्ट स्टेशनरी होगा तो क्या है टेंशन की वैल्यू, जो टेंशन जनरेटेड इन द रो होगा वो क्या होगा, T इज इक्वल टू mg, मतलब जो एक्चुअल वेट होगा लिफ्ट का उसके इक्विवेलेंट होगा टेंशन जनरेटेड इन द रो, ये होगा टेंशन इन द रो। क्लियरली है टेंशन, अंडरस्टूड। अभी क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप विद द एक्सेलरेशन a, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे हमने नॉर्मल रिएक्शन लिया है तो ऑल द नॉर्मल रिएक्शन विल टेंड टू व्हाट, टेंशन। तो ये क्या है, टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल mg होगा ना, ये कैपिटल mg है ना। जब आप मानोगे कि लिफ्ट ना ऊपर जा रही है, when you imagine lift is going up with the acceleration a, तो उस केस में क्या हमारा assumption है, टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, वेट डाउन की तरफ, तो टेंशन T is greater than this कैपिटल mg ना। अब यहाँ पे एक काम करो, ये मैं कैपिटल mg ले लेता हूं है ना, टोटल ये ऑब्जेक्ट ऊपर मत दिखाओ एरो, यहां से दिखाओ, लिफ्ट के सरफेस से दिखाओ, बेस से, ये कैपिटल mg हो गया, लिफ्ट के बेस से आप दिखाओ ये, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट का और लिफ्ट का दोनों का मास हो गया। इसको स्मॉल m ले लो, यहाँ पे स्मॉल m ले लो, लिफ्ट का खुद का मास जो है वो कैपिटल m डैश, कैपिटल m डैश होगा, ये स्मॉल m हो गया, ठीक है। और जो टोटल मास होगा पूरे सिस्टम का होगा कैपिटल m, यहां पे भी कैपिटल m, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा ना इसमें ही शॉर्टकट करना चाहता हूं, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होगा, ओवरऑल लिफ्ट लोगे ना केबल के टर्म में, तो केबल में टेंशन T एक्ट होगा और ओवरऑल लिफ्ट का जो वेट होगा वो कैपिटल mg होगा। अब जो केबल में टेंशन फोर्स एक्ट होगा टेंशन T होगा और ओवरऑल जो वेट एक्ट होगा mg होगा। केबल में टेंशन T होगा, जो ओवरऑल वेट होगा कैपिटल mg होगा। अब लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन T ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल mg, तो टेंशन T ग्रेटर देन कैपिटल mg, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल T माइनस कैपिटल mg, क्लियर। और ये कौन एक्सेलरेट हो रहा है, पूरा लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है, इसका कैपिटल ma, क्लियर। तो अब उसके हिसाब से T कैपिटल mg को साइड ले जाओ तो कैपिटल mg और ये क्या होगा कैपिटल ma, तो आप कैपिटल m को कॉमन ले सकते हो, क्लियर। सो आपको ये कंडीशन मिला, तो ये हो गया टेंशन जनरेटेड इन दैट रो, जो ना केबल होगा ना, जो लिफ्ट का केबल है उसके अंदर इतना टेंशन जनरेट होगा। तो देखो ये चीजें है ना जो आपको डिसाइड करके बताते हैं, आपने देखा होगा ना लिफ्ट के अंदर इट इज रिटेन ओनली 10 पीपल अलाउड, ओनली 7 पीपल अलाउड, 14 पीपल, 13 पीपल, जो भी होगा दैट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, कि वो जो केबल है कितना टेंशन होल्ड कर सकता है, और m इज द मास ऑफ पॉपुलेशन, या जितना भी, जैसे कि यहाँ पे 10 पीपल होंगे तो 10 पीपल का कितना मास होगा वो आपको जनरली आइडिया मिल जाएगा। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन से जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन उन्होंने निकाल लिया, तो अकॉर्डिंगली दे कैन मेंशन कि इतना टेंशन वो होल्ड कर सकता है जब वो ऊपर जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एक्सटेंड करके ही बताते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे कि लिफ्ट में हो गया कि ना 10, कभी कभी होता है ना कि जब भी आप नंबर बढ़ा देते हो, होता है ना 10 है, और अब क्या हो गया कि इन लिफ्ट इट इज वेरी क्लियरली रिटेन कि ना 10 पीपल अलाउड, तो अब क्या होता है जब 11th वाला बंदा आता है ना, आप उसको समझाते हो ना ओनली 10 पीपल अलाउड, तो वो ना बहुत स्मार्ट होता है, आपको समझाता है कि अभी 10 लोग हैं, लिफ्ट टूटा नहीं, अब मैं यहाँ अकेला आ जाऊंगा तो लिफ्ट टूट जाएगा क्या, ऐसा होता है क्या कभी, है ना। ही विल एक्सप्लेन बेसिकली इन दैट वे, ही और शी विल एक्सप्लेन इन दैट वे। क्या होता है कि ना क्राउड चाह के भी ना उस बंदे को अपोज नहीं कर सकता, तो होता ही है कि आपको पता है इतने टेंशन पे क्या होगा, वो केबल ब्रेक हो जाएगा। तो जो वैल्यूज उन्होंने मेंशन किया वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, वो थोड़ा सा क्या होता है एक्सटेंड करके बताते हैं, क्योंकि उनको ह्यूमन टेंडेंसी पता और ह्यूमन मेंटालिटी पता है कि लोग ना इस तरह से बिहेव करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी बिल्डिंग में जो मतलब कि सिस्टम को ले जाने लाने के लिए, मतलब जो सामान को लाने ले जाने के लिए अलग लिफ्ट होता है और नॉर्मली लोगों को ट्रैवल करने के लिए अलग लिफ्ट होता है। तो जो ना लगेज कैरी करने के लिए लिफ्ट होता है उसमें जो है कंडीशन अलग होता है, उसमें जो केबल होगा उसका क्वालिटी अलग होगा, उसका पैटर्न अलग होगा, तो उसमें कितना आप लोड अप्लाई कर सकते हो उसके हिसाब से लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो टेंशन कितना होगा जिसकी वजह से वो रोप इतना होल्ड कर सकता है, इतना टेंशन वो होल्ड करता है, अगर इससे ज्यादा होगा तो रोप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, लिफ्ट इज गोइंग डाउन, अगर लिफ्ट डाउन जा रहा है तो mg इज ग्रेटर देन t, तो mg कैपिटल mg ये क्या होगा, टेंशन इन द रोप से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो कैपिटल mg माइनस क्या होगा, ये टेंशन t हो गया, और कौन से मास के लिए, कैपिटल m के लिए ये है ना। थोड़ा सा ये स्टूपिडिटी लग रही है मुझे, बट आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ये mg होगा, ma की वैल्यू को आप इधर लेके आ जाते हो, करेक्ट, तो आपको यहां पे मिला टेंशन t, तो टेंशन t आप कैपिटल m को आप कॉमन ले लेते हो, तो ये कैपिटल m यहां पे होगा कैपिटल mg और कैपिटल ma, हमने क्या किया
टेंशन टी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एम को हमने कॉमन ले लिया, तो कैपिटल एम को फ्यूल कॉमन, इट्स जी माइनस ए। तो ये हो गया टेंशन जनरेटेड इन द केबल, मतलब व्हाइल गोइंग डाउन इतना टेंशन जनरेट होगा। समझ में आ रही बात। अब वैसे होता है व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप और डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये पूरी वैल्यूज वैसे ही है, तो उस टाइम पे जो ना आपका टेंशन जनरेटेड होगा, है ना, ये वही है ना कंडीशन कि जो टेंशन जनरेटेड होगा, यहां पे देखो टेंशन जनरेटेड व्हाइल गोइंग अप कैपिटल एम जी प्लस ए है, टेंशन जनरेटेड इन द केबल इज कैपिटल एम जी प्लस ए है, तो कैपिटल एम की वैल्यू को हमने कैपिटल एम ले लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, द टोटल वेट ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग द मास इनसाइड। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, और इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड। अब यहां पे टेंशन डाउन के लिए क्या होगा, कैपिटल एम जी माइनस ए, यहां पे होगा कैपिटल एम जी माइनस ए, तो वो हिसाब से देखें तो क्या होगा, ये कैपिटल एम जी हो गया, बराबर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, अगर लिफ्ट ना फॉल्स फ्रीली, तो मतलब जो टेंशन होगा रोप के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो टेंशन इन द रोप इज व्हाट, कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस ए, और यहां पे भी क्या होगा, कैपिटल एम जी माइनस जी ना, ए की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। सो अब हमें जो पॉइंट समझना है वो ये है कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, तो अब मैं एपेरेंट वेट की बात कर रहा हूं, एपेरेंट वेट, तो अब ध्यान से देख लेना, जो ऑब्जेक्ट का मास हो स्मॉल एम है और पूरे लिफ्ट का मास कैपिटल एम, हम उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है, और एक साथ में कंपेयर करते हुए चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो एपेरेंट वेट क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी। अब लिफ्ट स्टेशनरी है और टेंशन इन द रोप पूछा हुआ ना, जो लिफ्ट के ऊपर जो केबल लगा हुआ उसके अंदर का टेंशन पूछा, तो कैपिटल टी का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल जी। जो टेंशन होगा टोटल मास ऑफ लिफ्ट इंक्लूडिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होता है, लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो एपेरेंट वेट क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन ब्रैकेट जी प्लस ए। बट अगर ना केबल के अंदर टेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम, द मास ऑफ कंप्लीट लिफ्ट इंक्लूडिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन ब्रैकेट जी प्लस ए। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि लिफ्ट इज गोइंग डाउन, लिफ्ट अगर डाउन जा रहा है और मैं एपेरेंट वेट की बात कर रहा हूं तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड जी माइनस ए। बट अगर मान लो टेंशन की बात करें, टेंशन जनरेटेड इन द केबल, तो क्या कैपिटल टी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ लिफ्ट इन ब्रैकेट टोटल मास ऑफ लिफ्ट कैपिटल एम हो गया जी माइनस ए, एंड व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कैपिटल एन की वैल्यू होगा स्मॉल एम जी होगा, दोनों केस में मूविंग अप एंड डाउन का, और टेंशन का वैल्यू होगा कैपिटल एम जी होगा। तो बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब हम एपेरेंट वेट लेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट, और अगर मैं टेंशन ले रहा हूं तो दैट विल बी द वेट ऑफ द कंप्लीट लिफ्ट इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। और फ्री फॉल के लिए क्या होगा, वैल्यूज 0 होगा, इट विल बिहेव एज अ वेटलेस ऑब्जेक्ट। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको फॉर्मूला क्लियर है तो उसके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, प्लस आई विल डू द न्यू टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल उसके ऊपर बेस्ड है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट क्लास में मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिनिश कर दूं, सो दैट उसके बाद वाली क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।